इस एक्सप्लेनर में खुश आमदीद। आज हम आईसीयू की इस लाइफ सेविंग टूल किट को डिकोड करने वाले हैं जो लफ्जी मानों में जिंदगी और मौत का फैसला करती है, यानी वैसोप्रेसर्स और इनोट्रोप्स। अक्सर ये दवाइयाँ और वो जो माइक्रोग्राम्स वाली पेचीदा रियाजी है ना, वो बहुत मुश्किल लगती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम इस मुश्किल फार्माकोलॉजी को बिल्कुल सादा, प्रैक्टिकल और बेड साइड के लिए तैयार करने वाले हैं। तो चलें फिर सीधा इसके अंदर डाइव इन करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं रहेगा। पहले हम प्रेसर्स और इनोट्रोप्स का फर्क देखेंगे, फिर रिसेप्टर अल्फाबेट, उसके बाद आईसीयू सेफ्टी के 4 सुनहरी असूल, कुछ बुनियादी दवाइयां और सबसे आखिर में शॉक मैनेजमेंट की तरतीब। बस ये हमारा आज का प्लान है। चलें हिस्सा अव्वल से शुरू करते हैं। प्रेसर्स और इनोट्रोप्स के दरमियान आखिर वो बुनियादी फर्क है क्या? इसे समझने के लिए ना एक प्लम्बिंग सिस्टम का तस्वूर करें। ये बड़ा क्लासिक कॉन्सेप्ट है। वेज़ोप्रेसर्स का ताल्लुक सीधा नालियों से है। वेज़ो यानी नालियां और प्रेशर का मतलब है प्रेशर डालना या दबाना। तो ये दवाइयां क्या करती हैं? ये वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करती हैं, यानी खून के पाइप्स को कसकर दबाती हैं ताकि ब्लड प्रेशर फौरन ऊपर जाए। दूसरी तरफ हमारे पास इनोट्रोप्स हैं। इनका ताल्लुक दिल के मसल्स से है। इनो यानी फाइबर्स, ये दवाइयां दिल के पट्टों की हरकत को बढ़ाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पंप की ताकत को बढ़ा दिया जाए। एक का काम नालियों को टाइट करना है तो दूसरे का काम पंप को मजबूत करना। सिंपल है ना? अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द रिसेप्टर अल्फाबेट और इन दवाइयों की अंदरूनी फिजियोलॉजी। आप देखें, इन दवाइयों की मास्टरी का असल राज इनके रिसेप्टर्स को समझने में है। 4 अहम रिसेप्टर्स हैं। अल्फा 1 खून की नालियों में होते हैं और उनका काम नालियों को सुकेड़ना या वेजो कंस्ट्रिक्शन है। अब बेटा रिसेप्टर्स को याद रखने का एक जबरदस्त और आसान सा ट्रिक बताता हूं। जिस्म में एक दिल होता है ना, तो बेटा 1 दिल पर असर करता है, इसकी पंपिंग और हार्ट रेट को बढ़ाता है। और जिस्म में 2 फेफड़े होते हैं, तो बेटा 2 फेफड़ों पर असर करता है और वहां सांस की नालियों को खोलता है, यानी ब्रोंकोडाइलेशन। और आखिर में V1 रिसेप्टर्स, ये भी खून की नालियों पर काम करते हैं ताकि मजीद दबाव पैदा किया जा सके। यानी हर रिसेप्टर की अपनी एक खास क्लिनिकल ड्यूटी है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की जानिब। आईसीयू सेफ्टी के वो 4 सुनहरी उसूल जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये वो उसूल हैं जो किसी भी इन्फ्यूजन पंप को ऑन करने से पहले हर क्लिनिकल प्रोवाइडर के लिए लाजमी है। पहला रूल, हमेशा और हमेशा एक सेंट्रल लाइन कैथेटर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों का असर बेहद ताकतवर होता है। दूसरा रूल, 4 चीज़ों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। ईसीजी, मीन आर्टीरियल प्रेशर यानी मैप, मरीज का यूरिन आउटपुट और लैक्टेट लेवल्स। तीसरा असूल बड़ा क्रिटिकल है। इन लाइफ सेविंग दवाइयों को शुरू करने में कभी भी देरी नहीं होनी चाहिए और बंद करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। और चौथा असूल, डोज यानी इन्फ्यूजन ग्रेड को ऊपर या नीचे करने से पहले ब्लड प्रेशर के मुकम्मल स्टेबल होने का इंतजार किया जाना चाहिए। 65, जी हाँ 65, ये महज कोई नंबर नहीं है। दरअसल ये वो अल्टीमेट क्लिनिकल गोल है जिस पर इन तमाम इक़दामात का दारोमदार है। मकसद यह है कि मीन आर्टीरियल प्रेशर या मैप हर वक्त 65 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के बराबर या इससे ज़्यादा रहना चाहिए। ये समझें कि पूरी शॉक मैनेजमेंट की इमारत इसी एक नंबर पर खड़ी है। चलिए अब चौथे हिस्से में दाखिल होते हैं, द कोर मेडिकेशंस, यानी वो बुनियादी दवाइयां जो हमारा असल टूल किट हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम टूल है नोरएपिनेफ्रीन। ये दरअसल शॉक मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। ये दवाई खास तौर पर अल्फा 1 रिसेप्टर्स को हिट करके खून की नालियों को सख्ती से टाइट करती है। अब अगर वो मुश्किल माइक्रोग्राम वाली कैलकुलेशंस को साइड पर रखकर इसे सिंपल किया जाए ना, तो एक 70 किलोग्राम के आम इंसान के लिए इन्फ्यूजन पंप पर जो डोज शुरू करनी होती है वो तकरीबन 2.5 यानी 2.5 मिलीलीटर्स फी घंटा है। ये एक बड़ा आसान सा स्टार्टिंग पॉइंट है जो इमरजेंसी में फौरी काम आता है। अगली दवाई है वैसोप्रेसिन। ये V1 रिसेप्टर्स पर असर करती है और इसका मेन काम ये है कि नॉरएपिनेफ्रीन की हैवी डोज के बोझ को कम किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह वजन के हिसाब से नहीं दी जाती, बल्कि इसकी एक फिक्स्ड स्टार्टिंग डोज है, 1.8 यानी 1.8 मिलीलीटर्स फी घंटा। लेकिन यहां एक सख्त वार्निंग भी है, इसे कभी भी 2.4 मिलीलीटर्स फी घंटा से ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, वरना टिश्यूज में खून की कमी, जिसे हम टिश्यू स्कीमिया कहते हैं, इसका शदीद खतरा पैदा हो जाता है। इसके बाद तीसरे दर्जे की सपोर्ट के लिए आती है एपिनेफ्रिन। ये एक ज़बरदस्त और इंतहाई ताकतवर दवा है जो बैक वक्त अल्फा और दोनों बीटा रिसेप्टर्स पर हमलावर होती है। यानी क्लिनिकल ज़रूरत के हिसाब से ये एक ही वक्त में इनोट्रोप और वैसोप्रेसर दोनों का रूप धार सकती है। इन्फ्यूजन पंप पर इसका एक टिपिकल स्टार्ट 0.53 मिलीलीटर्स फी घंटा से होता है। और अब बात करते हैं डोबुटामीन की। ये बाकियों से ज़रा मुख्तलिफ है,
क्योंकि ये एक प्योर बीटा-1 इनोट्रोप है और इससे खास तौर पर कार्डियोजेनिक शॉक के लिए रिजर्व रखा जाता है ताकि दिल का आउटपुट बढ़ाया जा सके। इसका आगाज उमूमन 1.68 मिलीलीटर्स फी घंटा के करीब से किया जाता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये दवा शुरू में ब्लड प्रेशर को गिरा सकती है, हाइपोटेंशन कर सकती है। तो इसलिए अक्सर क्लिनिशियंस को इसे शामिल करने से पहले नॉरएपिनेफ्रीन के जरिए ब्लड प्रेशर की एक बेस बनानी पड़ती है। इस टूलकिट में डोपामीन भी मौजूद है। ये बीटा-1 और अल्फा दोनों रिसेप्टर्स पर काम तो करती है, लेकिन सच पूछें तो इसके साथ अरिथमियाज यानी दिल की धड़कन बेकाबू होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। यही वो बड़ी वजह है कि आजकल की मॉडर्न क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल शाज़ो नादिर ही देखने को मिलता है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी और सबसे अहम यानी 5वें हिस्से पर, शॉक मैनेजमेंट की तरतीब। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर एक क्लिनिकल एल्गोरिदम बनाते हैं। तो स्टैंडर्ड सेप्टिक शॉक का मरहलावार प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। स्टेप 1, नॉरएपिनेफ्रीन से आगाज किया जाए और धीरे धीरे पंप कर रेट बढ़ाया जाए। स्टेप 2, जैसे ही नॉरएपिनेफ्रीन की मिकदार 10 मिलीलीटर्स फी घंटा को टच करे तो फौरन वाजोप्रेसिन शामिल कर दी जाए, इससे सपोर्ट मिलेगी। और स्टेप 3, अगर इसके बाद भी हालत काबू में ना आ रही हो तो फिर एपिनेफ्रीन को लाइन में ऐड कर दिया जाए। ये एक बड़ी नपी तुली, प्रॉपर और जिंदगियां बचाने वाली तरतीब है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी तरतीब भी फेल हो जाए? अगर ये सारे कदम उठाने के बावजूद शॉक रिवर्स ना हो रहा हो, जिसे हम रिफ्रैक्टरी शॉक कहते हैं, तो अगला बड़ा कदम होता है आईवी हाइड्रोकॉर्टिजोन। ऐसे हालात में 200 मिलीग्राम रोजाना की डोज शामिल करना सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इन सब बातों के बाद इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक इंतहाई बुनियादी सवाल बाकी है। क्या मरीज फ्लूइड रिस्पॉन्सिव है? देखें, इन ताकतवर वाजोप्रेसर्स को लगातार पंप करने से पहले यह जांचना बहुत बहुत जरूरी है। आईवीसी कोलैप्सिबिलिटी या पल्स प्रेशर वेरिएशन के जरिए मरीज का फ्लूइड स्टेटस चेक करना ये आज भी शॉक मैनेजमेंट की सबसे मजबूत बुनियाद है। दवाइयां पाइप्स को दबा सकती हैं, पंप को ताकत दे सकती हैं, लेकिन अगर सिस्टम में फ्लूइड ही ना हो तो पाइप को कितना ही दबा लें, प्रेशर कैसे बनेगा? क्या इन्फ्यूजन शुरू करने से पहले ये चेक मुकम्मल किया गया था? ये वो सवाल है जो शॉक मैनेजमेंट में हर क्लिनिशियन के जहन में गूंजना चाहिए।